जनरल बाजवा के इल्जाम का जवाब आ गया। हामिद मीर ने लंका ढा दी। बाजवा मार्शल लॉ लगाने चले थे, 5,000 अफराद को लटकाने का मंसूबा बेनकाब। हामिद मीर जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, लंका ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कभी इधर तो कभी उधर। अगर मगर के चक्कर में फंसाकर रखने वाले हामिद मीर ने एक और बड़ा बयान दे दिया, और ये बड़ा अहम तरीन बयान दे के सबको सख्ते में डाल दिया। सियासी माहौल को वो गर्मा गर्मी जो माजी में देखने को मिली थी, इसके दौरान क्या होता रहा, किसने क्या क्या कुछ किया, किसके कहने पर किया, क्या झूठ है क्या सच है, कप्तान के बारे में क्या झूठ तराशे गए और क्या सच है, वो सब कुछ जो हामिद मीर ने देखा। जनरल बाजवा के इल्जाम के जवाब किस अंदाज में अपने कॉलम में दिए, वो कौन था का जवाब किस तरह से मिला, किस तरह न्यूट्रल नहीं थे का मामला हल हुआ, मुल्क में मार्शल लॉ क्यों है। हामिद मीर ने अपने कॉलम में ऐसा क्या लिखा कि उनके एक नहीं बहुत से दोस्त उनसे नाराज हो चुके हैं। उनकी शिकायत ये है कि आप उन लोगों की गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने आप पर झूठे इल्जामात लगाए और आप पर पाबंदियों की हिमायत की। अर्ज किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत पर मुझ पर पाबंदी लगाना और मुकदमे कायम करना गलत था, तो शहबाज शरीफ के दौर में हुकूमत में ये पाबंदी और मुकदमे जायज कैसे हो सकते हैं। दोस्त कहते हैं कि आप आजादी सहाफत की जंग लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सहाफियों पर तशद्दुद और उनके इग़वा के खिलाफ थी, लेकिन आज जिन साहिबान पर मुकदमात हो रहे हैं वो सहाफी नहीं बल्कि एक सियासी जमात के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं। माशरे में तकसीम इतनी बढ़ गई कि इख्तिलाफ राय दुश्मनी में तब्दील हो चुका। इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकू करार देते हैं। उनके सियासी मुखालिफिन इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देकर उनकी जमात पर पाबंदी का मुतालिबा करते हैं। ये मुतालिबा करने वालों को जब याद दिलाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई गई, जिससे कल की नैब आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में भुट्टो साहब के वारिसों की इत्तेहादी है, तो ताना दिया जाता है कि आप इस इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं जिसने आप पर बदतरीन सेंसरशिप लगाई। मुझे तो पता है कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत बहुत से सहाफियों पर पाबंदियां लगाई गईं। इनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। दूसरी तरफ पीडीएम वालों का यू टर्न देखें। जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाई, आज पीडीएम वाले उस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज के खाते में डाल देते हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफी भी उसकी मर्जी का सच बोलें। अगर कोई सहाफी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लफाफा, कोई सहाफी पीडीएम की मर्जी का सच नहीं बोलता तो इमरान खान के सहूलतकार। मुझ जैसे सहाफी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज हैं। कल एक हमदम दरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा, जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दिया, लेकिन जब इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम इसकी हिमायत में खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुन के मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने अरूज के जमाने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर इन्हें सहाफती इखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मुफाद का ख्याल नहीं रखते। हामिद मीर कहते हैं, मैंने तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा, अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालिफत करूंगा, अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफत करूंगा। किसी सहाफी की जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी या दोस्ती नहीं होनी चाहिए और साहिबाने इख्तियार को भी चाहिए कि सहाफियों को सहाफी ही रहने दें, उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। ये बताना बहुत जरूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज हुए। उन्होंने मुझे राह रास्त पे लाने के लिए तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्जामात का इस्तेमाल क्यों किया। जनरल बाजवा को मैं इस जमाने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैकडोर चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा, शहबाज शरीफ को हम वजीर आज़म बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने लीदो लाल से काम लिया तो धमकियां मैं इस लहजे में कहा और फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5,000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा, शहबाज शरीफ से अर्ज किया कि आपको किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने बाजवा और उनके 2 साथियों के सामने बैठकर खुद ही वजीर आज़म बनने से इनकार कर दिया। एक रात बाजवा ने मुझे आर्मी हाउस बुलाया तो वहाँ सलीम साफी और इरशाद भट्टी भी मौजूद थे। फरमाया, इमरान खान को कहें कि नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए जनरल जलानी का जिक्र न किया करें। मैंने बड़े अदब से कहा,
کہ یہ میرا کام نہیں۔ باجوہ نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جس پر وہ ناراض ہوئے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بن گیا تو ایک دن بلا کر کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں اسد عمر کو وزارت خزانہ اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری بات سن لیجئے۔ اپریل 2021 میں ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو باجوہ نے مجھ سمیت 2 درجن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہا ابصار عالم پر حملے کی وجہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں تھی۔ اس قسم کا الزام دیگر صحافیوں پر بھی لگ چکا تھا۔ ہم نے ایک زخمی ساتھی کے بارے میں باجوہ کی ہرزہ سرائی پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ وہ ابصار عالم تھے جس کے پاس میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز احمد اپنے داماد کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سفارشیوں کے ساتھ آتے تھے۔ ابصار عالم، فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے باجوہ کی سفارش کی۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اگر کبھی باجوہ پر جھوٹا مقدمہ بنا تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ میرے اور ان میں بہت فرق ہے۔ حامد میر کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کا جواب بھی جلد آ جانا ہے، مگر پاکستانی سیاست میں یہ باجوہ نے جو گند مچایا ہے وہ صاف کرتے کرتے ایک وقت لگے گا، جس کی باقیات ابھی تک اس کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا اور پھر مجھے ماشاء اللہ لگانا پڑے گا اور کم از کم 5000 افراد کو الٹا لٹکا دوں گا۔ اگلے دن میں لاہور پہنچا، شہباز شریف سے عرض کیا کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر انہوں نے باجوہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کر خود ہی وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا۔ ایک رات باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلایا تو وہاں سلیم صافی اور ارشاد بھٹی بھی موجود تھے۔ فرمایا عمران خان کو کہیں کہ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے جنرل جیلانی کا ذکر نہ کیا کریں۔ میں نے بڑے ادب سے کہا کہ یہ میرا کام نہیں۔ باجوہ نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جس پر وہ ناراض ہوئے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بن گیا تو ایک دن بلا کر کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں اسد عمر کو وزارت خزانہ اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری بات سن لیجئے۔ اپریل 2021 میں ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو باجوہ نے مجھ سمیت 2 درجن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہا ابصار عالم پر حملے کی وجہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں تھی۔ اس قسم کا الزام دیگر صحافیوں پر بھی لگ چکا تھا۔ ہم نے ایک زخمی ساتھی کے بارے میں باجوہ کی ہرزہ سرائی پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ وہ ابصار عالم تھے جس کے پاس میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز احمد اپنے داماد کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سفارشیوں کے ساتھ آتے تھے۔ ابصار عالم، فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے باجوہ کی سفارش کی۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اگر کبھی باجوہ پر جھوٹا مقدمہ بنا تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ میرے اور ان میں بہت فرق ہے۔ حامد میر کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کا جواب بھی جلد آ جانا ہے، مگر پاکستانی سیاست میں یہ باجوہ نے جو گند مچایا ہے وہ صاف کرتے کرتے ایک وقت لگے گا، جس کی باقیات ابھی تک اس کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔